विद्ध शिरा के बाद विद्ध बस्ती, मतलब बस्ती में जब प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या बस्ती एरिया में अगर दोष प्रकोपित होते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले वात का अवरोध। वात का अवरोध यहाँ पर अधोवात का अवरोध एक्सपेक्टेड है। दूसरा, मूत्र का अवरोध। मूत्र का अवरोध मतलब यूरिन नहीं होना ठीक से या होते वक्त तकलीफ होना। फिर मल का अवरोध। मल मतलब स्टूल, स्टूल का भी अवरोध हो जाता है। फिर वंक्षण शूल मतलब प्यूबिक एरिया और पेल्विस एरिया में दर्द होता है। मेहन शूल, मेहन मतलब मेढ्र, उपस्थ या पेनिस, तो पेनिस में भी शूल होता है। बस्ती में शूल, बस्ती इज द ब्लैडर एरिया, यहाँ पर शूल होता है। तो तीन प्रकार के अवरोध होते हैं और तीन प्रकार के शूल होते हैं। बस्ती कुंडलिका, बस्ती कुंडलिका ये एक रोग है जो हम बस्ती के विद्ध कंडीशन में क्या होता है, जो 13 रोग होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो बस्ती कुंडलिका फिलहाल ध्यान रखिए। उदावर्त नहीं, टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, उदावर्त। उदावर्त मतलब वात जो है वो अवरोध होने की वजह से, नीचे की तरफ वात की प्रवृत्ति होती है तो वात का अवरोध होने से वात ऊपर की तरफ उठते जाता है और उदावर्त उत्पन्न करता है। और गुल्म, गुल्म हमने गुल्म चिकित्सा अध्याय में ऑलरेडी देख चुका है। जब प्रेशर बढ़ता है तो द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दीज आर ऑल रीजंस ऑफ इंक्रीज प्रेशर, जिससे उदावर्त होता है। उदावर्त मतलब वात ऊपर की तरफ जाना चालू करता है। तो जब ऊपर की तरफ जाना चालू कर देता है तो हियर व्हाट यू हैव, हियर यू हैव द पेल्विस, हियर इज द बस्ती। तो यहां पर उसको ज्यादा फैलने के लिए एरिया नहीं है, बिकॉज दिस इज अ बोनी थिंग, दिस इज अ बोनी थिंग। बट अगेन here what you have, here you have the ribs, these are the ribs. So यहाँ भी उसको फैलने को जगह नहीं है ज्यादा, because your ribs are covering the upper part of the abdomen, this pelvis is covering the lower part of the abdomen. So this area, ये जो एरिया है यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं है। तो the pressure when vat is going up, it will spread in all directions, यहाँ यहाँ। तो the pressure is more here, यहाँ पर वात को प्रेशर इजीली आ जाता है, साइड में भी और ऊपर सामने से भी। तो that is why the abdominal muscle face a turgidity, turgidity, and because the abdominal muscles face turgidity, they become hard, and because they become hard, you get what is known as गुल्म। अब गुल्म की चिकित्सा में बहुत सारे कारण बताए थे, ठीक है, वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, जिसमें से पित्तज गुल्म में ज्वर आदि बताया था, ठीक है। तो यहाँ जो गुल्म एक्सपेक्टेड है दैट इज वातज गुल्म। ओके, वाताष्ठिला, वाताष्ठिला मतलब भी एक डिसीज है जो हम बस्ती के डिसीजेस में देखेंगे। कुक्षी वंक्षण ग्रह, ग्रह मतलब पकड़ लेना। तो जब यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है इस एरिया में तो ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने पकड़ लिया है। क्यों पकड़ लिया है ऐसा लगता है, उसका कारण ये है कि यहाँ मसल्स जो होते हैं दे कैन नॉट एक्सपांड बिकॉज देर इज अ बोनी केज, तो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सपांड, तो दे फील प्रेशर और वो ग्रह के जैसा लगता है, पकड़ लिया जैसा लगता है। सेम गुद ग्रह, गुद ग्रह मतलब ऐसा लगता है कि गुद भाग को हम एक्सपांड नहीं कर पाते। तो यहाँ पर जो गुद है
गुद पर भी प्रेशर आके गुद ग्रह जैसा लगता है। गद ग्रह मतलब पकड़ लेना, कोई पकड़ लिया है। ग्रहण कीजिए मतलब हाथ आगे करके मैं जो दे रहा हूँ वो पकड़िए। प्रसाद ग्रहण कीजिए मतलब मैं प्रसाद दे रहा हूँ, आप पकड़िए। तो बुध ग्रह, कुक्षी ग्रह, वंक्षण ग्रह का मतलब पकड़ लेना, जकड़ लेना, एक टाइटनेस फील होना। ठीक है, तो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ विद्ध बस्ती which can otherwise occur but usually occurs due to panchakarma going wrong or a complication in panchakarma। तो यहाँ पर उन्होंने हृदय, बस्ती और शिर या हृदय, शिर और बस्ती इन तीनों के अलग अलग पंचकर्म से रिलेटेड होने वाले कॉम्प्लिकेशंस का वर्णन किया है। अब इसके बाद उन्होंने बस्ती की प्रशंसा की है। यहाँ जो बस्ती है ये बस्ती, दिस डजंट मतलब द पेल्विस और द ब्लैडर। हियर द बस्ती मीन्स बस्ती चिकित्सा। हियर द बस्ती मीन्स बस्ती चिकित्सा। तो वात हर दोष में प्रधान दोष है। क्यों प्रधान दोष है? क्योंकि पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगु मलधातवा वायुनाम यत्र नियंते तत्र वर्षन्ति या तत्र गच्छन्ति मेघवत। सभी दोष और धातुओं के चलन का मूल कारण जो है, घूमने का मूल कारण है, वो वात है। दूसरी चीज हमको ये भी समझ में आती है कि अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में वात के कर्मों का श्लोक जो था वो बहुत बड़ा था। वायुष्यंत्र अंतरधरा प्राणोदान व्यान अपान आत्म प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम वगैरह, वो बहुत बड़ा श्लोक था। जबकि कफ और पित्त के कर्म का जो श्लोक था वो छोटे छोटे श्लोक थे। तीसरी बात याद रखने जैसी ये है कि जब हम वात व्याधि की चिकित्सा, या जब हमने वात व्याधि की चिकित्सा नहीं, लेकिन जब हम महारोगाध्याय में नानात्मज रोग देखते हैं तो वात के 80 प्रकार के रोग बताए हैं, लेकिन पित्त के 40 और कफ के 20 ही प्रकार के नानात्मज रोग बताए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वात विषयट होता है या वात वृद्ध जब होता है तो रोग भी बहुत सारे उत्पन्न होते हैं। उसका कारण ये है कि धातुओं को क्षीण करने की या धातुओं को तकलीफ देने की जो शक्ति है वो कफ और पित्त से ज्यादा वात की है। तो वात ये प्रधान दोष है अन्य दोषों की अपेक्षा, और शरीर की प्राण का कारण है। वायु से तंत्र धरा में क्लियर कट बोला है उन्होंने, प्राणोदान अपान व्यान आत्म प्रवर्तक चेष्टानाम उपचावचानाम नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः। प्राण को सबसे मेन धारण करने का कार्य वात करता है। आघात से भी बढ़ता है। आघात से, बाहर से अगर कोई आघात हुआ तो पित्त नहीं बढ़ता, कफ नहीं बढ़ता, वात बढ़ता है। तो आघात से बढ़ने वाला दोष जो है वो भी वात है। तो बस्ती वात की उत्तम चिकित्सा है। सबसे अच्छी चिकित्सा कौन सी बताई है? वात की बस्ती। तो बस्ती चिकित्सा उत्तम चिकित्सा है, इसीलिए इन व्यापदों के लिए बस्ती चिकित्सा ज्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए ये जो व्यापद बताए हैं हृदय, बस्ती और शिर, या हृदय, शिर और बस्ती के, उन व्यापदों के लिए बस्ती चिकित्सा सबसे अच्छी है। तो इसके आगे थोड़ा सा इस अध्याय में और बहुत सारा बस्ती सिद्धि अध्याय में, इसके आगे वाला जो अध्याय है बस्ती सिद्धि अध्याय, उसमें उन्होंने इन व्यापदों के लिए कुछ बस्तियां बताई है। ठीक है, तो अब विविध कर्म बताए हैं उन्होंने कि हृदय के विद्ध होने पर क्या करना चाहिए, शिर के विद्ध होने पर क्या करना चाहिए, बस्ती के विद्ध होने पर क्या करना चाहिए। ओके, तो हृदय के विद्ध होने पर उन्होंने क्या कहा? हिंग जैसे चीजें जो वात को अपने नॉर्मल पोजीशन में रखती है, या लवण जैसी चीजें, यू नो दैट हार्ट रन्स ऑन कंडक्शन। फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी को याद करो, हार्ट रन्स ऑन कंडक्शन। ठीक है, तो लवण उसमें ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑल कंडक्शन हैपन्स ड्यू टू आयंस। ऑल कंडक्शन हैपन्स ड्यू टू आयंस।
वन अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर हियर इज तत्राद्या मारुतम घ्नन्ते। तो मधुर आम्ल लवण वात को शांत करने वाला है, तो इसीलिए लवण रस का भी उपयोग यहाँ बताया है। मातुलुंग जैसे खट्टी चीजों का भी उपयोग बताया है। और पंचमूल, ये पंचमूल में दोनों आ गए, बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल, इन दोनों को अच्छा वात शामक बताया है। तो पंचमूलों का भी उपयोग यहाँ आता है, क्योंकि हृदय को विद्ध करने का सबसे मेन कारण वात होता है। तो हिंग, लवण मतलब लवण रस, मातुलुंग और पंचमूल, इन चारों चीजों को मिला के अलग अलग प्रकार के कषाय, श्रुत, शीत बना के या स्वरस बना के देने को कहा गया है। फिर आता है शिर। सिर में अगर वात बढ़ जाए या सिर विद्ध हो जाए तो क्या क्या करना है? बाह्याभ्यंतर स्नेहन और स्वेदन करना है, बाह्य से भी और अभ्यंतर से भी। बाह्य स्नेहन के लिए आप पोल्टिस या और कोई चीज, पोल्टिस मतलब पोटली बना के स्वेदन करना लोकली, क्योंकि अगर आपको याद है तो शिर ऐसा प्रदेश है जिसमें स्वेदन मना किया है। हम स्वेदन की पेटी में भी जब पेशेंट को डालते हैं, आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, स्वेदन की पेटी में जब पेशेंट को डालते हैं तो क्या होता है? सिर बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि सिर को स्वेदन एक्सपेक्टेड नहीं है। सिर में अगर ज्यादा स्वेदन दोगे तो पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। तो इसीलिए पोल्टिस वाला स्वेदन, मतलब जो हम एक बार लगा के बाजू निकाल सके, ऐसे पोल्टिस वाले स्वेदन को यूज करने को कहा गया है। साथ ही साथ बिकॉज सिर में अगर कोई तकलीफ होती है तो नासा ही शिरसो द्वारम, नासा ही शिरसो द्वारम, इसलिए अवपीड़ मतलब स्वरस से या धमापन मतलब पाउडर से नस्य देने को कहा गया है। अवपीड़ नस्य और धमापन नस्य ये दोनों ज्यादा करके तीक्ष्ण नस्य होते हैं और अच्छी तरह से वात के अवरोध को निकालने का काम करते हैं। तो इसीलिए स्नेहन, स्वेदन, स्वेदन में स्पेसिफिकली पोल्टिस, और अवपीड़िया धमापन नस्य सिर के विद्ध होने पर देने को कहा गया है। फिर लास्ट में बस्ती के विद्ध होने पर क्या देंगे? बस्ती के विद्ध या बस्ती के विद्ध के लक्षण उत्पन्न होने पर उन्होंने स्वेद देने को कहा गया है। ये स्वेद जो है ये कुंभी स्वेद है। कुंभी स्वेद मतलब क्या? सुराई में से स्वेद देना, या कुंभी, कुंभी मतलब सुराई। तो सुराई से स्वेद देने को क्यों कहा गया है? कारण यह है कि सुराई का मुंह जो है वो छोटा होता है, तो यू कैन डायरेक्ट द स्वेद जहां पर चाहिए वहां पर। तो कुंभी स्वेद देने को कहा गया है वात की नीचे की प्रवृत्ति करने के लिए। वात बस्ती में ऊपर उठता है, मैंने डायग्राम निकाल के भी बताया था। तो वात ऊपर उठता है, तो वात की प्रवृत्ति नीचे करने के लिए क्या करते हैं? गुद भाग में वर्ती डालते हैं। व्हेन यू इरिटेट द एनस, what happens? The peristalsis start going towards the bottom. ये peristalsis basically large intestine और the distal part, the last part of the small intestine का है। आज भी बच्चों में जब stools नहीं होते तो what we do? We give either उंगली में घी या तेल डाल के उनके एनस को हम इरिटेट करने का कोशिश करते हैं। तो वर्ती इज इंसर्टिंग समथिंग इन द एनस। यूजुअली वर्ती इज डन, वर्ती का मैंने शायद पहले भी बताया था जब मैंने योनि वर्ती बताई थी योनि चिकित्सा में। तो गॉस पीस पे अलग अलग काढ़े चूर्णों के ये चढ़ा चढ़ा के गॉस पीस को रोल करते हैं, अलग अलग लेयर्स चढ़ा चढ़ा के वर्ती बनाते हैं और फिर वो इंसर्ट करते हैं ताकि वो कड़क हो जाए। साथ ही साथ विरेचन देने को कहा गया है। विरेचन क्यों? क्योंकि विरेचन खुद ही वात को ऊपर से नीचे पुश करता है। निरूह देने को कहा गया है क्योंकि निरूह जो है वो नीचे में वात को शांत करता है। हमने जब बस्ती का पहला मतलब ये सिद्धिस्थान के पहले अध्याय में देखा था कि बस्ती जो है ये क्या करती है, जो तेल वाली बस्ती है वो
बल देती है और निरूह बस्ती जो है वो वात को शांत करती है। तो इसीलिए निरूह बस्ती देने को कहा गया है। लेकिन निरूह बस्ती भी कैसी? वात शामक द्रव्य और तीक्ष्ण बस्ती, गोमूत्र आदि से तीक्ष्ण की हुई। इसके पहले अध्याय में हमने बस्ती को तीक्ष्ण करने के ये देखे थे। बस्ती तीक्ष्ण कैसे बनाई जाती है? तो गोमूत्र आदि द्रव्य बस्ती में डालने से बस्ती तीक्ष्ण हो जाती है। तो श्यामादिगण, बिल्वादिगण, पंचमूल, ये जो चीजें हैं ये या तो विरेचक है या तो वात शामक है। जैसे पंचमूल जो है वो वात शामक है, श्यामादिगण विरेचक है। तो विरेचक और वात शामक द्रव्यों को गोमूत्र के साथ डालने से, गोमूत्र क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन को इरिटेट करेगा। इरिटेट करने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन उस बस्ती को बाहर निकालने का कोशिश करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन जब बस्ती को बाहर निकालेगा तो वो मुंह तक नहीं लेके जाएगा। इट विल गो टू द नियरेस्ट रूट, इट विल गो टू द नियरेस्ट रूट। तो नियरेस्ट रूट इज द एनस। तो इसीलिए इरिटेंट प्लस विरेचन और वात शामक द्रव्य देने से वात की नीचे की तरफ प्रवृत्ति होती है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब वात की नीचे की तरफ प्रवृत्ति करने के लिए हैं। अब यहां से उन्होंने हृदय, शिर और बस्ती के अलग अलग रोग बताए हैं। तो हृदयगत व्याधि में उन्होंने 3 चीजें बताई: अपतंत्रक, अपतानक और तंद्रा। त्रिमर्मीय चिकित्सा में उन्होंने हृदय के, बस्ती के, शिर के बहुत सारे रोग ऑलरेडी बता दिए हैं। जो बच गए हैं वो उन्होंने यहाँ बताए हैं। अब ये जो है ये बच गए क्यों हैं? तो बस्ती सिद्धि, त्रिमर्मीय सिद्धि में जितने भी रोग बताए हैं उससे मौत होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन त्रिमर्मीय सिद्धि में जो भी रोग बताए हैं उसमें मौत या शरीर को ज्यादा तकलीफ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जिसमें पेशेंट चिल्लाएगा, तकलीफ देगा या पेशेंट को तकलीफ होगी। तो हृदयगत व्याधि में उन्होंने 3 व्याधि बताए हैं: अपतंत्रक, अपतानक और तंद्रा। अब हम देखते हैं ये अपतंत्रक और अपतानक है क्या चीज। अपतंत्रक का मतलब है वात और कफ की वृद्धि हो जाती है। कफ वात के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है, साथ ही साथ वात ऊपर उड़ जाता है और हृदय और शिर में संश्रय कर लेता है। बेसिक संश्रय होता है हृदय में, उसके बाद शिर में। संश्रय मतलब स्टेइंग बैक और एक्यूमुलेशन। तो हृदय में जब संश्रय हो जाता है तो, या शिर में जब संश्रय हो जाता है तो शरीर की कंडीशन जो है वो धनुराकृति हो जाती है, धनुष्य के जैसे। मतलब पांव और सिर ये बेड पर टेके हुए रहते हैं, बेड को चिपके हुए रहते हैं, लेकिन बाकी पार्ट स्टार्ट्स टू गेट अप, धनुष्य के जैसे। इसमें आक्षेप आता है। आक्षेप मतलब जिसमें पेशेंट को झटके आते हैं। मोह होता है। मोह मतलब पेशेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कौन है, क्या है। ही इज नॉट एबल टू टेक, संज्ञा जो है वो कम होती जाती है। पेशेंट आंखें बंद कर लेता है, निस्संज्ञा हो जाता है, द कॉन्शियसनेस गोज अवे, और कपोत कूजनवत श्वास आता है। श्वास, कपोत कूजन, कभी कबूतर को गुटरगू करते हुए देखा है तो दैट इज कपोत कूजन। तो श्वास कैसे आता है? तो दीर्घ और कपोत कूजनवत श्वास आता है। इसको अपतंत्रक कहा गया है। ठीक है। अपतानक इससे थोड़ा सा हल्का है। अपतानक इससे थोड़ा सा हल्का है, जिसमें वात और कफ वृद्धि होती है, हृदय और शिर प्रदेश पे संश्रय होता है, मोह उत्पन्न होता है, आंखें बंद नहीं होती, खुली होती है पर हिलती नहीं है, एक जगह फोकस्ड रह जाती है। इसमें भी कपोत कूजनवत श्वास होता है। और अपतानक की एक स्पेसिफिक कंडीशन ये है कि जब तक वात और कफ हृदय को आच्छादित रखते हैं तब तक ये सब सिम्टम्स रहते हैं। जैसे ही ये आच्छादन निकल जाता है तब ये सिम्टम्स चले जाते हैं। फिर से आच्छादन हो जाता है तो फिर से सिम्टम्स आते हैं।
तो हृदय में वात और कफ जमा होते हैं और अपतंत्रक और अपतानक ये दोनों को उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम दोनों के सिम्टम्स ठीक तरह से देखें तो हमको ये समझ में आता है कि अपतानक में वेग आते हैं, मतलब सिम्टम्स एंड नो सिम्टम्स, फिर सिम्टम्स एंड नो सिम्टम्स। जबकि अपतंत्रक में एक बार सिम्टम्स आ जाए तो सिम्टम्स नहीं जाते। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अपतंत्रक एंड अपतानक। अब अपतंत्रक और अपतानक की चिकित्सा, तो सबसे पहले हम लास्ट लाइन देखेंगे जहां पर जितने भी सिम्टम्स बताए वो भले वो भले ही सिर से रिलेटेड है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सेंटर, दे आर रिलेटेड टू द मस्क्यूलेचर जिसमें धनुराकृति आती है, दे आर रिलेटेड टू मोह आदि जो सिर से रिलेटेड है। तो अगर सभी कुछ सिर से रिलेटेड है तो फिर उन्होंने इस व्याधि को हृदगत क्यों बताया है, हृदयगत क्यों बताया है, ये हमको समझने की जरूरत है। तो मोस्ट ऑफ योर बुक्स will correlate this with tetanus. Most of your books which will correlate this with tetanus. But according to many, or according to some, you can say, this relates to the Stokes-Adams syndrome. Stokes-Adams syndrome is a disease of the conduction of the heart. कंडक्शन ऑफ द हार्ट इसमें ठीक तरह से नहीं चलता। आपको याद है कंडक्शन ऑफ द हार्ट, जिसमें वो मेन कंडक्शन सेंटर रहता है, फिर वहां से निकलने वाले 3 नर्व्स रहते हैं, फिर फाइबर्स ऑफ पुरकिंजी जाते हैं नीचे से। तो ये कंडक्शन जो है ये नॉर्मलाइज नहीं होता या इसमें प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाते हैं, और जिसके वजह से हार्ट अपना फंक्शन छोड़ देता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल इज नॉट प्रॉपर. When the contractions of the ventricle is not proper, you might know that 70% out of the total amount of oxygen which we take, 30% of the glucose and 30% of the oxygen which we are using is used by the brain. तो ब्रेन में हाइपोक्सिया हो जाता है, and all the symptoms which we have seen is because of the hypoxia of the brain. So this is something which I think that apatantrak and apatanak, because they have mentioned it as hridayagat vyadhi, it might be related to the Stokes-Adams syndrome. Okay, तो यहाँ पर what you have to do is you have to do तीक्ष्ण प्रधमन. प्रधमन मतलब नली में पाउडर लेके जोर से फूंकना। तो नली में पाउडर लेके जोर से नाक में फूंकने से क्या हो जाता है, कफ और वात के अयन खुल जाते हैं, क्योंकि कफ जो है ये कफ क्या कहते हैं उसको, विलयन हो जाता है या शमन हो जाता है, तो वात के अयन खुल जाते हैं। इस प्रधमन के लिए क्या क्या देने को बोला गया है, मरीच, शिग्रू बीज या विडंगर, तीनों भी तीक्ष्ण चीजें हैं, तो इससे नस्य देने को कहा गया है। साथ ही साथ आप देखो हरितकी, हिंगू, पुष्करमूल और त्रिलवण के क्वाथ देने को कहा गया है। यहाँ जैसे ही त्रिलवण ये वर्ड आ जाता है वैसे वी कैन डायरेक्टली कोरिलेट टू द कंडक्शन, बिकॉज कंडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन आयन, कंडक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सॉल्ट्स। तो हरितकी, हिंग और पुष्करमूल, पुष्करमूल इज अगेन समथिंग विच इज फोकस्ड मोर ऑन ट्रीटिंग द हार्ट एंड द लंग्स। तो यहाँ पर हार्ट से दी हुई ट्रीटमेंट भी फायदा करती है। हरितकी, त्रिकटु, संवरचल युक्त घृत की बस्ती देने को कहा गया है। यहाँ भी उन्होंने संवरचल लवण यूज किया है। तो लवण इज वन ऑफ द मेन थिंग्स फॉर ट्रीटमेंट हियर। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि दिस ट्रीटमेंट इज रिलेटेड टू द हार्ट मोर रादर देन द ब्रेन। ओके, तो अपतंत्रक और अपतानक हमने सिर की चिकित्सा, सिर में होने वाले व्यापदों की चिकित्सा पूरी कर ली। तो अब इसके बाद हृदय वाली लास्ट चीज को उन्होंने वर्णन किया है, तंद्रा।
तो अपतंत्रक और अपतानक ये जो दो चीजें थी ये वात और कफज थी, जबकि तंद्रा जो है ये सिंपली कफज है, सिंपली कफज है। कफ प्रकोपक आहार विहार इसका कारण है, मानसिक तनाव, अधिक परिश्रम, दीर्घ रोग, ये सब कफ का प्रकोप करते हैं। कफ का प्रकोप होने के बाद वात उसको हृदय में भेज देता है, क्योंकि कफ कहाँ है, कफ जो है ये पूर्व प्रदेश में है, तो वात उसको हृदय में स्पेसिफिकली भेज देता है, जिससे तंद्रा उत्पन्न होती है। तंद्रा होने के बाद, तंद्रा मतलब क्या, तंद्रा मतलब सेमी अनकॉन्शियसनेस, जहां पर आप पेशेंट को ऐसे गाल पे चाटा मारते हो, काका काका उठो, तो काका थोड़ा सा आंख खोलते हैं, देखते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। दैट इज तंद्रा। तंद्रा मतलब सेमी अनकॉन्शियसनेस। व्याकुल हृदय होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, वाक्य, चेष्टा और इंद्रिय में गौरव आ जाता है। काका केम छो, वाक्य में गौरव आ गया। चेष्टा, हाथ उठाओ, थोड़ा सा हाथ उठेगा, कम कर देगा। आंखें खोलो, आंखें थोड़ी सी खोल देगा, बंद कर देगा। सेमी अनकॉन्शियसनेस इज तंद्रा। मन और बुद्धि का अप्रसाद, मतलब मन और बुद्धि अपने कार्य ठीक तरह से नहीं कर सकते, ना कोई सोच सकता है ना समझ सकता है। तो तंद्रा जो है ये प्योरली कफ प्रकोपक रोग है, हृदय में कफ प्रकोप होने की वजह से। यू कैन कोरिलेट इट विद दिस थिंग दैट जब हृदय की कॉन्ट्रैक्शन की क्षमता कम हो जाती है, जब मसल्स में अलग अलग चीजें, हृदय के मसल्स में अलग अलग चीजें जमा हो जाती है, तो अगेन तंद्रा इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रेन हाइपोक्सिया, because whatever will decrease the functioning of the heart will induce hypoxia in the brain. But अपतंत्रक और अपतानक ये कार्डियक conduction deformities है, whereas here the cardiac conduction is not really cardiac conduction is not reduced, here the functioning of the heart is reduced. Okay, तो अब तंद्रा की चिकित्सा, अपतंत्रक अपतानक की चिकित्सा हमने देख ली थी। तीक्ष्ण नस्य देने हैं, हार्ट को ये करने वाले, सेफ गार्ड करने वाले अलग अलग प्रकार के लवण, अलग अलग प्रकार के आम्ल रस। आम्ल रस क्यों है वहां पर, मधुर रस क्यों नहीं है? उसका कारण आम्ल रस जो है ये हृदय को बलवान बनाता है, हृदय है आम्ल रस। रस भेदीय अध्याय फर्स्ट ईयर, या ये जो रस की सूत्रस्थान की जो रस के ऊपर अलग अलग ऋषियों की एक साथ ये हुई थी, बड़ी कॉन्ग्रेगेशन हुई थी, उसमें भी बताया था कि आम्ल रस रुद्य है। तो कफ शामक आहार विहार, कफ को उत्सर्जन कराने वाले नस्य, मतलब ऐसे नस्य जो कफ को सिर से या कफ को शरीर से बाहर निकाले, वमन करवाना चाहिए। देखो तंद्रा की चिकित्सा में वमन करवाने को बोला है, क्योंकि पूर्व प्रदेश में कफ का प्रकोप है। व्यायाम करवाने को बोला है, रक्त का विश्रवण करने को बोला है। क्यों रक्त का विश्रवण करने को बोला है? क्योंकि रक्त अगर कम हो जाए तो हार्ट के ऊपर प्रेशर कम आ जाता है। और कटुतिक्त कषाय, कफ नाशक रसों का उपयोग करने को बोला है। तो यहाँ पर हम हार्ट से रिलेटेड जितने भी व्यापद हैं उनकी चिकित्सा हमने देख ली। अगली बार हम 13 प्रकार के बस्ती व्यापद देखेंगे। Thank you so much for attending the lecture. All the best for tomorrow's exams and have